हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बाद सरकार ने पत्र लिखा था नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी को कि आप जो है स्टाफ साइड से अपनी रिकमेंडेशन भेजें, टर्म ऑफ रेफरेंस भेजें। तो उसके संबंध में डीओपीटी ने पैरामिलिट्री से भी सुझाव मांगा था। तो उसके रिगार्डिंग पैरामिलिट्री ने अपनी सुझाव डीओपीटी को भेज दिया है। वो लगभग 12 सुझाव है। हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई है। पैरामिलिट्री के सीआरपीएफ कोर ने 12 पॉइंट का जो टर्म ऑफ रेफरेंस भेजा है, उसमें पहला नंबर पे है फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 50% से एवब आपकी जो है डीए होने पे बेसिक के साथ मर्ज हो जाती है। तो उस हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर में जो कन्फ्यूजन है, उसको देखते हुए, जो अभी महंगाई को काउंटर कैसे किया जाए उसको देखते हुए, जो स्टैंडर्ड लिविंग है उसको देखते हुए, आपको जो है फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 किया जाना चाहिए। दूसरी बात कही गई है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री भत्ता दिया जाए, पैरामिलिट्री अलाउंस दिया जाए। तीसरी बात है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाल हो। पुरानी पेंशन ओपीएस की बात की गई है। ओपीएस जैसा कि आपको पता है कि ओपीएस की जो आंदोलन है बराबर चलती आ रही है। 2004 से लेकर आज तक सरकार ने दबाव में आकर के यूपीएस लाया, लेकिन यूपीएस भी कर्मचारियों को एक्सेप्टेबल नहीं है। पैरामिलिट्री ने भी पुरानी पेंशन की बहाल करने की मांग की है। उसके बाद है इन बलों में 1 रैंक 1 पेंशन प्रावधान हो। उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाया जाए, सीईए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को बढ़ाया जाए और इसको 12वीं कक्षा से बढ़ा करके स्नातक तक लागू कर दिया जाए और यह जो है नॉन टैक्सेबल हो। आपको पता है कि जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस एनसीएम जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से, उसमें भी ये मांग की गई थी कि 12th से बढ़ा करके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो इसकी सुविधा दी जाए। वहीं सीएम ने पीजी तक की मांग की है। उसके बाद कहा गया है सीआरपीएफ कर्मियों को मिलने वाले राशन भत्तों को आयकर से बाहर रखा जाए। जो भी राशन भत्ता है, राशन अलाउंस है, उसको नॉन टैक्सेबल किया जाए, इनकम टैक्स के दायरे में उसको ना लाया जाए। और जो भी जोखिम भत्ता पैरामिलिट्री को मिलता है उसको भी जो है इनकम टैक्स से बाहर रखा जाए। केंद्रीय कर्मचारी जो इनकम टैक्स भुगतान कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जो है इनकम टैक्स काट ली जाती है। सरकार के पास उसकी पूरी ब्यौरा होती है, कितने पैसे आपको दे रही है, उस हिसाब से आपकी जो इनकम टैक्स कट जाती है। तो इन्होंने ये मांग किया है कि अगर इनकम टैक्स हम यहाँ दे रहे हैं तो कम से कम रोड टैक्स और टोल टैक्स जो है, वाहन टैक्स, इन सब टैक्स से मुक्त रखा जाए। आगे कहा गया है कि सीआरपीएफ के एक ग्रुप सेंटर में कम से कम 4-5 ड्यूटी बटालियन संबंध है जो अलग अलग राज्यों में पदस्थापित है, लेकिन एक ही ग्रुप केंद्र होने के कारण कार्मिकों का स्थानांतरण भत्ता, सीटीजी तथा यात्रा अवधि नहीं दिया जाता है। अतः कार्मिकों को स्थानांतरण भत्ता बटालियन मुख्यालय के आधार पर दिया जाए, न कि संबंधित ग्रुप केंद्र मुख्यालय के आधार पर दिया जाए। जो सीटीजी के इन्होंने मांग किया है कि जो आपकी बटालियन मुख्यालय है उसके दूरी के आधार पे जो है भुगतान किया जाए। उसके बाद द्वितीय कमान अधिकारी रैंक का पे स्केल 12 से अपग्रेड करके पे स्केल 13, पे बैंड 4 आर्मी संरचना के जैसा किया जाए। अगला कहा गया है अधिकारी का आवास भत्ता एन रैंक के पीवीआर के बराबर दिया जाए। कार्मिक के आश्रित माँ बाप की देखभाल के लिए एक मुफ्त स्पेशल लीव जैसे सीसीएल की तरह प्रावधान किया जाए। चाइल्ड केयर लीव के जैसा
माता पिता की देखभाल के लिए एक अलग से लीव की प्रावधान किया जाए। एज यू नो, द मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इज नाउ इन द ट्रेंडिंग। पैरामिलिट्री के लगभग 11 लाख जवान हमेशा से प्रयासरत हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर में रखा जाए। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको ओपीएस जो है वापस से दे दिया जाए। ओपीएस को लेकर के अभी जो एक नया यूपीएस निकाला गया है, तो एनपीएस और यूपीएस ला करके सरकार ओपीएस को भुला देना चाहती है। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी है 50 लाख के आसपास, उन्होंने ये कमर कस लिया है कि हमें ओपीएस से पहले कुछ भी नहीं चाहिए। अगर यूपीएस में ओपीएस के जैसा अगर फ़ायदा है तो डायरेक्ट उसको ओपीएस क्यों नहीं दिया गया? यूपीएस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कर्मचारियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है? जैसा कि आपने यूपीएस का पूरी ड्राफ्ट पढ़ लिया होगा, सो बहुत सारी चर्चाएं की जा चुकी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और 17 फरवरी से अभी कम से कम एक सप्ताह का टाइम है, उस पर आप जो है यूपीएस ड्राफ्ट पे अपनी रिकमेंडेशन ईमेल के माध्यम से पीएफआरडी को भेजना ना भूलें। अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।